कोई दो लोग ऑफर और एक्सेप्टेंस के बाद प्रॉमिस में कन्वर्ट करवा लेते हैं उस ऑफर को, तो फिर दिमाग में आता है कि क्या ये एग्रीमेंट बन गया है? यस। अगर बन गया है तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेगा? क्या ये अपनी जर्नी, अपनी यात्रा कॉन्ट्रैक्ट तक की पूरी कर पाएगा? इसके लिए आपने सेक्शन 10 के इसेंशियल एलिमेंट्स देखे और लास्ट वीडियो में हमने पहला इसेंशियल एलिमेंट पूरी तरह से खतरनाक तरीके से याद करने की कोशिश की कि कंसिडरेशन अब तो कोई रात में भी पूछ ले तो हमको नींद में भी वो आंसर समझ में आ जाए। चलिए, तो इसी तरह अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा एक और इंपॉर्टेंट यूनिट 3, जो कि इसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 10 के बहुत सारे कंटेंट को डिस्कस करता है। चलिए, अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा यूनिट 3, अदर इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और इसका सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यही कि सर कौन कौन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट रखता है, वो कौन है जो कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हूं, ये शुरुआत करना। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हूं इज, क्या है वो सर? सबसे पहला, हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ मैच्योरिटी। दूसरा, इज ऑफ साउंड माइंड, ये लाइन ध्यान रखना, पहला हैज था, दूसरा इज है। और तीसरा, इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट टू, ये लाइन ध्यान रखिएगा। तो 3 लोग कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं। कौन कौन से? पहला, एवरी पर्सन इज कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट या कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ मैच्योरिटी। दूसरा, इज ऑफ साउंड माइंड। और तीसरा, इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट टू। तो ध्यान रखिएगा, ये 3 लाइन्स हमको एग्जैक्टली लिखकर आनी है। दूसरा, सर अब हमसे यहाँ से जो कहानी शुरू किया जाएगा वो किया जाएगा माइनर को लेके। माइनर से रिलेटेड सारी बातों में सबसे पहला एक क्वेश्चन जो अलग से एग्जाम में आ सकता है इन 4 मार्क्स, ध्यान रखना 4 मार्क्स। माइनर को लेके हम बहुत सारी ढेर सारी बातें पढ़ चुके होते हैं मॉड्यूल से, एग्जाम में जब आता है तो समझ नहीं पड़ता, हमको लगता है लिखूं कौन सा पॉइंट। और अगर वो पूछना है कि कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, इस पे क्या कमेंट करूं मैं, तो स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन मैंने अलग किया, ये पार्ट हमने अलग से किया। और देखो आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहला टाइटल लिखो, कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय, दोनों वर्ड लिखना। स्टूडेंट अधिकतर बार इन दोनों में से एक वर्ड लिखता है और एक को मिस कर देता है। चेकर को लगता है यार विथ और बाय में से एक वर्ड यूज किया, गड़बड़ हो गई। तो विथ और बाय माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग के लिए वॉइड एब इनिशियो वर्ड यूज किया जाता है। और लाइन क्या होगी? अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सिंपल लाइन। एंड एनी एग्रीमेंट विथ or by a minor, any agreement with or by a minor is void from the very beginning। और फिर आता है हमारा सबसे फेमस केस लॉ जो आपको मरते दम तक याद रहेगा। मरते मरते भी कोई पूछे कि क्यों माइनर का केस लॉ क्या था, तो कुछ और याद हो ना हो, हम मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष को जरूर याद करेंगे मरते मरते। हालांकि भगवान को याद करना चाहिए, पर ये केस लॉ ही ऐसा है कि इसको कोई भी स्टूडेंट कभी भी नहीं भूलता। मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस में डिसाइड हुआ था कि एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल नहीं है। केस क्या था मालिक? केस बहुत इंटरेस्टिंग था। एक छोटा सा बच्चा था ए, उसने किसी मेजर से बी से पैसे लिए 20,000 रुपए और बदले में एग्जीक्यूट कर दी एक मॉर्गेज डीड। क्यों भाई, पैसे लौटाने भी तो पड़ेंगे। उसकी सिक्योरिटी के तौर पर उसने एक मॉर्गेज डीड को साइन करके दे दिया उस मेजर व्यक्ति बी के फेवर में। बाद में जब वो मेजर हो गया उसने केस फाइल किया। किसने? माइनर ने। मिस्टर ए अपना जो माइनर है उसने केस फाइल किया, उस बच्चे ने केस फाइल किया आफ्टर बीइंग अ मेजर। उसने बोला माइनॉरिटी के दौरान वो जो मैंने मॉर्गेज डीड साइन कर दी थी, वो जो एग्जीक्यूशन हुआ था डीड का, दैट वाज नॉट वैलिड। बी ने ऑब्जेक्ट किया कि नहीं नहीं बी लॉर्ड, उस समय भले ही ये बच्चा था, इसने खुद ने अपनी इच्छा से साइन किया था, इसने खुद ने मुझसे पैसे लिए थे और बदले में सिक्योरिटी के तौर पर ये डीड रखी थी। पर वो बच्चा जो कि अब मेजर बन चुका है उसने केस लगा दिया और केस लगाने के बाद वो बोल रहा है उसकी माइनॉरिटी के दौरान वो जो डीड बनी थी ना, वो डीड ही वॉइड है साहब। क्यों वॉइड है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किया गया था माइनॉरिटी के दौरान। तो उसने ये क्लेम किया और कोर्ट ने उस बच्चे का ही साथ दिया और बोला जो भी मॉर्गेज माइनर ने दिया था ड्यूरिंग माइनॉरिटी वाज वॉइड। ओहो, बी के साथ हो गई है चोट और बच्चा हो गया है सुरक्षित। कोर्ट ने बच्चे का साथ दिया, उसको सुरक्षित किया और ये डिसीजन एक लैंडमार्क जजमेंट हो गया हिस्ट्री में कि हमेशा ये प्रूव किया जाएगा कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। तो लोग इस केस का नाम याद रखेंगे मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष में बच्चे और स्मार्टली स्पेलिंग गलती कर देते हैं। स्पेलिंग ध्यान से देखो, मोहरी में MOHO है,
MOHA नहीं है, MAHO नहीं है, MOHORIBB वर्सेस धर्मो, वो तो ठीक है, दास ठीक है, घोष GHOSE, स्पेलिंग गलती मत कर देना इसलिए बताई। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अच्छा सेक्शन 10 का रेफरेंस देना चाहो तो दे सकते हो कि सेक्शन 10 बोलता है अ पर्सन हु इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद इन द मीनिंग ऑफ द एक्ट, मन से ही लिख देना। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन 2। अगर ये 4 मार्क्स में स्पेशली अलग से आ जाए तो इतना इतना कंटेंट आपको पुटअप करना पड़ेगा। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनर की सर बाकी लीगल पोजीशन क्या है? पहला तो हम पढ़ चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, ये तो हम कभी भी नहीं भूलने वाले। लीगल पोजीशन अगर माइनर की पूछे तो क्या मैं टोटल 15-16 पॉइंट से सब लिख दूं? मैं आपको पढ़ा ज़रूर रहा हूँ, आप 8 से 10 पॉइंट के बीच में इसको कंसाइज कीजिएगा। हम इतने सारे पॉइंट एक 6 मार्क्स के क्वेश्चन में नहीं लिख सकते, इसीलिए हम 7 से 8 पॉइंट में इसको कवर करेंगे। मैं एक एक बार हालांकि आपको सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ। सबसे पहला, कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर विथ और बाय, देखो विथ और बाय अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, ये तो हमने पढ़ लिया सर। दूसरा समझाओ ना कुछ, चलिए दूसरा समझते हैं। नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मैजोरिटी, क्या मतलब? ध्यान से सुनो। ऊपर वाले केस में मान लो ये जो बच्चा था ये बाद में मेजर बन गया, मेजर बन गया तो जो ब्लेंडर था जिसने पैसा दिए थे वो क्या बोल सकता है, भाई उस समय का कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड करवा लिया तूने, अब एक काम कर, अब तो तू बड़ा हो गया है ना। वो बोलेगा हाँ, बोले एक काम कर उसी कॉन्ट्रैक्ट को आज रेटिफाई कर दे। सर ये रेटिफिकेशन होता क्या है? पहली बात, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं है, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं है, ये रेटिफिकेशन है। क्या होता है? आज की तारीख में, आज की डेट में, प्रेजेंट में किसी पास्ट में किए गए एक्ट को वैलिड करवाना, वो कहलाता है रेटिफिकेशन। छोटा सा एग्जांपल, आपने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली, पापा गुस्सा हो गए, आपने डोरबेल बजाई, टिंग टोंग, पापा ने दरवाजा खोला और देखा हो दोनों शादी करके आ गए। बोले भाग जा यहाँ से, तू मेरा बच्चा नहीं है आज से। पापा ने उस दिन आपकी शादी को एक्सेप्ट नहीं किया। 10 दिन बाद पापा की बत्ती जली, यार अपने ही तो बच्चा है और शादी तो की, कौन सा गुनाह किया है। उन्होंने वापस आपको बुलाया और बोला मैं ये शादी स्वीकार करता हूँ। शादी कब हुई थी? 10 दिन पहले। 10 दिन पुराने एक्ट को, पास्ट में किए गए एक्ट को आज वैलिड करना कहलाता है रेटिफिकेशन, ये कहलाता है रेटिफिकेशन। तो पापा ने आज प्रेजेंट में, प्रेजेंट डे में 10 दिन पुराने किसी एक्ट को वैलिड किया, वो कहलाता है रेटिफिकेशन बॉस। अब मुझे बताओ, क्या एक माइनर जो माइनॉरिटी के दौरान एक्ट किया था उसको बाद में वैलिड कर सकता है, बाद में रेटिफाई कर सकता है? अब ये लेंडर तो यही चाह रहा है, ये लेंडर तो चाह रहा है भाई अब तो तू मेजर हो गया है ना, अब उस डीड को वेरीफाई करके वैलिड कर दे। क्या ऐसा हुआ तो कोर्ट हार जाएगा, लॉ हार जाएगा। वो जो रूल बनाया था कि कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, क्या वो हार गया? यस, वो हार गया। इसीलिए क्या बोला गया, इवन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, ओरिजिनल एग्रीमेंट अगर वॉइड था तो वॉइड एग्रीमेंट कभी भी रेटिफाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी के दौरान किया गया एक्ट अगर वॉइड था तो बाद में वो वैलिड नहीं हो सकता। कोर्ट ने जिस चीज को एक बार वॉइड बोल दिया, बाद में वो वैलिड अगर हो गया तो लेंडर जज को ऐसा करेगा, हरा दिया मैंने तुमको, गड़बड़ हो जाएगी। तो नो रेटिफिकेशन इज अलाउड टू अ माइनर आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, क्योंकि एक वॉइड एग्रीमेंट वापस रेटिफाई नहीं हो सकता। थर्ड वन, माइनर कैन बी ए बेनिफिशियरी ऑब्वियसली और कैन टेक बेनिफिट। ये तो आप कंसिडरेशन के ट्रस्ट वाले केस में भी देखते हो कि अगर माइनर एक बेनिफिशियरी जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो वो हमेशा क्लेम कर सकता है। ही इज अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट बट ही कैन sue फॉर इट, ही इज स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन ऑल्सो। तो दो चीजें ध्यान रखना। पहला, अगर ये क्वेश्चन अलग से आ जाए आपको 3 मार्क्स में तो कितना लिखना है? यही जितना मैंने आपको दिया है, ये 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, एक सिंगल पॉइंट। माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। यस, तो क्या लिखोगे? ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बट, पहला आ गया नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसको प्रिवेंट नहीं करती, डज नॉट प्रिवेंट हिम, नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेंट्स हिम। बोलो मेरे साथ, दो ही इज नॉट कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, बट नथिंग इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेंट्स हिम, नथिंग इन द एक्ट प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम क्या? मेकिंग द अदर पार्टी बाउंड टू द माइनर। दूसरी पार्टी जो है वो जरूर माइनर से बाउंड हो जाती है। अब ध्यान से, इसीलिए अगर प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट किया गया, एक प्रॉमिसरी नोट पीएन दिया गया, किसके फेवर में? माइनर के फेवर में, ये वॉइड नहीं है बॉस, ये वैलिड है। ये लाइन जरूर लिखना, अ प्रॉमिसरी नोट इशूड टू द फेवर, इन द फेवर ऑफ द माइनर, ऐसा कर देना, इन द फेवर ऑफ द माइनर इज नॉट वॉइड, और माइनर अपना हक मांग सकता है एंड कैन बी स्यूड अपॉन हिम, उसके ऊपर केस भी फाइल किया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट, सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? एक माइनर क्या पार्टनर बन सकता है? नहीं सर, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता तो वो पार्टनर तो नहीं बनेगा, बट अ माइनर कैन बी अ
बेनिफिशियरी इन द पार्टनरशिप बिजनेस, उसको आप बेनिफिशियरी जरूर अपॉइंट कर सकते हो। तो ये है हमारा तीसरा पॉइंट। पहली वर्ड कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, दूसरा वर्ड कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, एडमिटेड टू द, तीसरा वर्ड बेनिफिट्स। 3 वर्ड से हमारा सेंटेंस सेक्शन 30 का खत्म होता है। ये 3 मार्क्स में अलग से आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, 3 अलग अलग वर्ड्स लिए हमने, नॉट कॉम्पिटेंट, प्रिवेंट्स हिम, प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूटेड, कैन बी स्यूड, कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, बेनिफिशियरी। आप आराम से इससे सेंटेंसेस बना पाओगे। फोर्थ वन, माइनर हमेशा हमेशा चाहे बाद में कितना ही बड़ा हो जाए, हमेशा वो अपनी माइनॉरिटी को प्लीड कर सकता है। सर ये प्लीड का मतलब क्या होता है? प्लीड का मतलब होता है कि आप अपनी माइनॉरिटी को हमेशा डिफेंस में या डिफेंड के रूप में रख सकते हो। कैसे? सपोज आप जब 1 साल के थे, व्हेन यू वर जस्ट अ किड, 1 साल, आप सुसु कर देते थे बिस्तर में, बिल्कुल, मम्मी साफ करती थी, मम्मी परेशान हो जाती थी, हाँ पूछना घर पे जाके एक बार आज, ओके, मम्मी साफ करती थी, मम्मी परेशान हो जाती है। और आज आप हो 25 साल के यंग लड़के और लड़की, ओके, एज तो बहुत बड़ी हो गई है, मेजर भी हो गए, अब मम्मी बोल रही है, ये जब छोटा था ना, ये जब बिस्तर में सुसु कर देता था, आप क्या बोलोगे? अरे यार मम्मी सबके सामने क्या कर रहे हो? पर आप ध्यान से सुनना, आप बार बार उस समय भी क्या बोल सकते हो? यार मम्मी उस समय में बच्चा था ना। मतलब आप जो हरकतें बचपन में या बचपने में कर जाते हो, उसके लिए इवन आप एट द एज ऑफ 60 भी क्या बात बोलते हो? उस समय में बच्चा था, उस समय में छोटा था। मतलब माइनर जो है हमेशा हमेशा अपनी माइनॉरिटी को डिफेंस के रूप में रख सकता है। आपने मान लो क्लास में किसी टीचर को प्यार से चाटा मार दिया, व्हेन यू वर इन KG1, टीचर ने बुरा नहीं माना, पर आप जब 10th में आ गए तो भी याद कर रही टीचर, यू नॉटी बॉय, तुमने मुझे स्लैप किया था KG1 में। तो आप क्या बोलोगे? सॉरी मैम, मैं उस समय बच्चा था। मैडम भी कुछ नहीं बोलेगी। मीन्स अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी, ही कैन ऑलवेज पुट इट इनटू डिफेंस कि मैं उस समय तो माइनर था। तो ये बात कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे भी लगाई गई, यही लाइन बोलो, ही कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी एंड इज नॉट स्टॉप्ड, उसको नहीं रोका गया, इज नॉट स्टॉप टू डू सो इवन व्हेन, कब 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 उसने एक लोन लिया या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया झूठ बोल के, बाय फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग दैट ही इज अ मेजर। 17.5 साल का कोई लड़का था और उसने बोल दिया मैं तो 18 का हूं, मैंने उसको लोन दे दिया। इवन दो उसने फॉल्सली रिप्रेजेंट किया, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा, ये गड़बड़ हो गई है इस लॉ में। और माइनर फिर भी बोलेगा जज से, जज साहब मैं अभी 6 महीने छोटा हूँ, मैं बच्चा हूँ ना, आप जानते हो ना, मुझसे तो गलती हो सकती है। कोर्ट बोलेगी यस, ही कैन ऑलवेज डिफेंड हिज माइनॉरिटी, वो हमेशा प्ली कर सकता है, याचना कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कि उस समय तो मैं बच्चा था। ये है आपका फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है लायबिलिटी फॉर नेसेसरी, सेक्शन नंबर 68, जो कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में भी रिपीट होता है। ये अलग से अगर आए तो 4 मार्क्स में अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सर वॉइड अब इनिशियो, क्या हम माइनर से कुछ रिकवर कर सकते हैं? ना लल्ला ना, नहीं हो पाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है। अब क्या हुआ? एक बच्चा जो कि बुखार में बहुत तड़प रहा था, बहुत बीमार था, मैं उसकी मदद करना चाहता हूं, पर उसका खर्चा लगेगा 10,000 रुपये। डॉक्टर ने बोला 10,000 रुपये लगेंगे, एडमिट करना पड़ेगा। अब मैं उस बच्चे को एडमिट तो कराना चाहता हूं, पर मुझे ध्यान आया कि ये बच्चा मुझे 10,000 रुपये नहीं देगा, मैं इससे कोई रिकवरी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसके साथ क्या गया कॉन्ट्रैक्ट, हमेशा वॉइड एब इनिशियो होता है। तब लॉ की बत्ती जली। लॉ बनाने वालों ने सोचा यार किसी को भूख लग रही है, किसी को कपड़े की जरूरत है, किसी को मेडिकल हेल्प चाहिए, किसी को कोचिंग चाहिए, उसकी कोई मदद नहीं करेगा। क्यों? हर मेजर व्यक्ति ये सोचेगा कि यार बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में तो बहुत नुकसान है। तब लॉ ने सेक्शन 68 बना के क्या बोला, देखो ध्यान से। यदि कोई व्यक्ति माइनर को नेसेसरीज ऑफ लाइफ सप्लाई करेगा, उसकी जीवन की जरूरतें, जिंदगी की जरूरतें, वो रोटी कपड़ा मकान भी हो सकती है, वो एजुकेशन भी हो सकती है, वो हेल्थ भी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा उसको क्या चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नेसेसरी सप्लाई करेगा तो ये क्लेम इन्फोर्सिएबल है, आप उसकी रिकवरी कर सकते हो। तो लाइन बोलो, क्या बोलोगे? अ क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू अ माइनर इज इन्फोर्सिएबल। आहा, ये ताली बजाने वाली बात है कि माइनर को सपोर्ट करो, आप उससे रिकवरी कर सकते हो। पर क्या उससे रिकवरी कर सकते हो? ना 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 ना, माइनर कभी भी किसी हालत में पर्सनली लायबल नहीं होगा। आप उसकी स्टेट मतलब संपत्ति, प्रॉपर्टी में से जरूर रिकवरी कर सकते हो, उसका दावा ठोक सकते हो। तो पहली लाइन, अ क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाईज टू अ माइनर इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। बट फिर लॉ बनाने वाले को ध्यान आया कि माइनर्स के नेसेसरीज के नाम पे लोग जबरदस्ती उसको कुछ तो भी सामान पकड़ा दें और बोले मैंने तो इसको नेसेसरीज ऑफ लाइफ दी, मेरे को रिकवरी करवाओ। तो फिर लॉ ने क्या बोला? अ माइनर इज नॉट लायबल फॉर एनी प्राइस, नॉट लायबल फॉर एनी प्राइस दैट ही मे प्रॉमिस एंड नेवर फॉर
मोर देन द वैल्यू ऑफ द नेसेसरी, वो कभी भी नेसेसरीज की वैल्यू से ज्यादा के लिए कभी भी लायबल नहीं। और उसमें भी आखिरी लाइन जबरदस्त है, देयर इज नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द माइनर बट ओनली हिज प्रॉपर्टी इज लायबल। आप उसकी संपत्ति में से रिकवरी कर सकते हो, पर उसके ऊपर पर्सनली कोई प्रेशर नहीं बढ़ा सकते, कोई क्लेम नहीं लगा सकते। तो 3 लाइन, पहला क्लेम कैन बी इन्फोर्सिएबल, दूसरा माइनर इज नॉट लायबल फॉर एनी प्राइस विच ही मे प्रॉमिस एंड विच इज मोर देन द वैल्यू ऑफ नेसेसरीज, और तीसरा देयर इज नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ माइनर एंड ओनली हिज प्रॉपर्टी, हिज स्टेट इज लायबल। अगर आप माइनर की स्टेट को लायबल बनाना चाहते हैं और उससे कुछ भी रिकवरी करना चाहते हैं तो दो कंडीशन का पूरा होना बहुत जरूरी है। सोचो माइनर को क्या दिया जाना चाहिए सर? पहला, जो उसकी जरूरत है, उसको रीजनेबली वही गुड्स दिए जाएं जो उसको सपोर्ट करने के लिए, उसकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जरूरी है। यस सर। जबरदस्ती थमा दे कुछ भी चीज, ना सर ना, गलत हो जाएगा। वेरी गुड। सेकंड वाली बात क्या है? ये जो भी नेसेसरीज दी जा रही है उसके पास पहले से ही ऑलरेडी एक स्कूल बैग है, आप और 4 स्कूल बैग लाके दे दो। उसके पास ऑलरेडी बुक्स है पढ़ने के लिए, आपने और 4 बार बुक्स लाके दे दी और बोलो उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवरी करवाओ। ना, ध्यान रखना, पहली बात थी गुड्स रीजनेबली नेसेसरी फॉर हिज सपोर्ट इन द लाइफ, और दूसरा मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दिस नेसेसरीज। आप जबरदस्ती, उसको जरूरत नहीं है तो भी जबरदस्ती उसके लिए चीजें ला के रख रहे हो और बोल रहे हो इसकी प्रॉपर्टी में से रिकवरी करवाओ, लॉ बोलेगा ना लल्ला ना, ये गलत है। तो 2 कंडीशन, द गुड्स रीजनेबली नेसेसरी फॉर हिज सपोर्ट इन द लाइफ, वो आप सप्लाई करो, और दूसरा ही मस्ट नॉट ऑलरेडी हैव दोज नेसेसरीज विथ हिम, तो जाके आप लायबल नहीं होगे और आप उससे रिकवरी करवा पाओगे। नेसेसरीज का मीनिंग सर, ज़रूरत है तो ऐसा है, जो सिगरेट पीने वाला उसके लिए सिगरेट ज़रूरत है, जो खंबा पीने वाला उसके लिए दारू ज़रूरत है, और जो दोनों ही नहीं पीता उसके लिए वो ज़रूरत ही नहीं है। हाउ विल यू डिसाइड व्हाट इज नेसेसरीज इन लाइफ? देखो अंतर समझो, ईगो में आप पढ़ते हो एक होता है वांट और एक होता है नेसेसिटी। अब सर ये नेसेसरीज का मीनिंग कैसे निकाला जाए? नेसेसरीज कैसे समझें कि क्या आपके जीवन की ज़रूरत है? ईको के हिसाब से बात करें तो 2 अलग अलग वर्ड पढ़ते हैं। एक पढ़ते हो वांट्स आर अनलिमिटेड, इसीलिए पढ़ते हो ईको, आप ईको पढ़ते इसीलिए हो, वांट्स आर अनलिमिटेड ये उसकी टैगलाइन है। बट नेसेसरीज आर लिमिटेड, आपकी ज़रूरतें हमेशा लिमिटेड होती हैं। आपकी इच्छाएं अनलिमिटेड हो सकती है कि मुझे ये भी चाहिए, पर ज़रूरतें हमेशा लिमिटेड होती हैं। ध्यान रखना, सोचना मेरी बात पे, नेसेसरीज की बात हो रही है, वांट्स की बात नहीं हो रही है। तो नेसेसरीज क्या होगा? नेसेसरीज आर दोज थिंग विच आर इसेंशियली नीडेड बाय अ पर्सन और बाय अ माइनर। अब नेसेसरीज पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती है। भाई मुकेश अंबानी के लिए यही नेसेसरी है कि वो बाय बस बाय ट्रेन नहीं ट्रेवल करेगा, वो बाय फ्लाइट ही ट्रेवल करेगा, वो भी उसका प्राइवेट जेट होगा। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी के लिए आपको सिक्योरिटी सिस्टम रखना पड़ेगा ताकि कोई इस पर हमला ना करे। आप पे मेरे लिए क्या ये ज़रूरी है? हमारे लिए क्या ये नेसेसिटी है? ना, हमारे लिए ये कोई नेसेसिटी नहीं, हमारे लिए लग्जरी है। तो ध्यान रखना कौन सी चीज़ ज़रूरत है और कौन सी चीज़ लग्जरी, इसका अंतर अगर आप कर गए तो ईको भी समझ में आएगा और लाइफ भी। तो माइनर के लिए क्या बोला गया? इट शुड नॉट इंक्लूड लग्जरीज और कॉस्टली और अननेसेसरी आर्टिकल्स। नेसेसरीज जो हो सकती हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, जो माइनर की रीजनेबल ज़रूरतें हैं, उचित ज़रूरतें हैं, वो सब आप उसको लाके दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और कैसे दोगे? वो जिस सोसाइटी, जिस स्टेटस पे, अब मुकेश अंबानी का स्टेटस हाई है तो भाई उसके बच्चों का स्टेटस भी हाई होगा। उनके लिए फ्लाइट नेसेसिटीज़ में आती है, उनके लिए फ्लाइट लग्जरीज में नहीं आती। एक नॉर्मल कोई गरीब परिवार में पैदा हुआ बच्चा, उसके लिए तो कार ही बहुत हो गया, उसके लिए फ्लाइट तो लग्जरी हो गई। तो ये अंतर हमको समझना पड़ेगा कि एक माइनर का क्लास ऑफ सोसाइटी क्या है जिसको वो बिलोंग करता है। एक राजकुमार के लिए सोना बहुत ज़रूरी है, गोल्ड। एक गरीब, एक मिडिल क्लास, एक नॉर्मल बच्चे के लिए सोना ज़रूरी नहीं है, गोल्ड की ज़रूरत नहीं है उसको रोटी चाहिए। नेसेसरीज दोनों के लिए, टू द क्लास ऑफ सोसाइटी, टू द स्टेटस टू विच दे बिलोंग, उसके हिसाब से डिसाइड करेगा कोर्ट। तो ध्यान रखना क्या नेसेसरीज ये डिपेंड करेगा अपॉन द माइनर्स स्टेटस इन लाइफ, और आपको देखनी है उसकी ज़रूरतें, ना कि उसकी लग्जरीज जिसको ऑर्नामेंट वर्ड नाम दिया। तो यह आंसर अलग से 4 मार्क्स में आ सकता है बॉस। केस लॉ भी आ सकता है, आपको ये 2 पॉइंट लिखना आना चाहिए, ए और बी वाला, कि कैसे हम इस पॉइंट को समझाएंगे। तो जो भी रीजनेबली उसकी ज़रूरत हो वो ज़रूर उसको सप्लाई करो, उसके लिए आप रिकवरी कर सकते हो। और ऑलरेडी उसके पास वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। नेसेसरीज इसेंशियल थिंग्स हैं जो उसको नीडेड है, लग्जरी या कॉस्टली अननेसेसरी आइटम इसमें नहीं आएंगे। और ये नेसेसरीज जो है उसकी क्लास ऑफ सोसाइटी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन। क्या एक माइनर के बिहाफ पे गार्जियन एंटर कर सकते हैं? हाँ साहब कर सकते हैं। कैन एंटर इनटू लिखा हुआ है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर कौन से?
गार्जियन भी सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो उनकी कॉम्पिटेंस में आते हों और जो माइनर के बेनिफिट के लिए। तो दो कंडीशन, गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है हाँ, पर कब लल्ला, जब दो कंडीशन पूरी होती हो, पहला उसकी कॉम्पिटेंस में आ रहा और दूसरा माइनर के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है? क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट जो गार्जियन करेंगे वो वैलिड है? ना 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 ना, ये लाइन ध्यान रखना। ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बाय द गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर आर नॉट वैलिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसीलिए कई बार जिस माइनर के पेरेंट्स नहीं होते, उनकी डेथ हो जाती है, कोर्ट इंटरफेयर करती है और कोर्ट गार्जियन अपॉइंट करती है, और फिर गार्जियन वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जिसकी परमिशन उसको कोर्ट से मिलती है। तो देखिए लिखा हुआ है, इन केस अगर ये गार्जियन कोर्ट के द्वारा अपॉइंट हुआ था तो कोर्ट की सैंक्शन करके ही, कोर्ट की परमिशन से ही आप माइनर की प्रॉपर्टी वगैरह सेल कर सकते हो, तो फिर ये माइनर के लिए इन्फोर्सिएबल होगा। वरना गार्जियन हर तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर ले, जरूरी नहीं है कि माइनर के लिए सारे कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल हो। ये था आपका 6 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो माइनर के लिए इंपॉर्टेंट है वो है नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी डिमांडेड फ्रॉम अ माइनर। क्यों? अरे वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता है तो आप उससे परफॉर्मेंस कैसे डिमांड करोगे? तो ये लाइन ध्यान रखना, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट being absolutely void, there is no question of the specific performance on any contract. Next, no insolvency. अरे यार फिर वही, एक माइनर दिवालिया कैसे हो सकता है? आप कैसे बोलोगे कि उसके पास देने को पैसे ही नहीं है, वो रोड पे आ गया है? नहीं, ही कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करने में ही कैपेबल नहीं है। तो फिर डेब्ट्स कैसे लेगा, लाइबिलिटीज कैसे इनकर करेगा, और लाइबिलिटीज इनकर नहीं करेगा तो आप उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कैसे करोगे? तो ध्यान रखना, माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट वर्ड आएगा, एज ही इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डेब्ट्स एंड ही इज नॉट पर्सनली लायबल। 3 वर्ड, कैन नॉट, इनकेपेबल और नॉट पर्सनली लायबल। नेक्स्ट, पार्टनरशिप। क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? ना 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 ना, ही इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट बी अ पार्टनर। बट सेक्शन 30 याद करो, अभी पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले, सेक्शन 30 परमिट करता है कि एक माइनर बेनिफिशियरी के तौर पर जरूर हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्या माइनर एजेंट हो सकता? बना लो, आपके रिस्क है। अगर मैंने किसी माइनर को एजेंट बनाया तो उसके सारे एक्ट के लिए प्रिंसिपल ही लायबल है, वो तो वैसे भी माइनर है, उसकी तो वैसे ही कोई लायबिलिटी नहीं है। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, ही विल नॉट बी लायबल, किसी भी हालत में वो लायबल नहीं होगा। नॉर्मली अगर मैं मेजर हूं और आपका एजेंट हूं तो मैं आपके लिए लायबल होता हूं, बट अगर मैं माइनर हूं और मैं आपका एजेंट हूं तो फिर मैं आपके लिए लायबल नहीं होता। ध्यान रखिएगा, माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट्स और गार्जियन। ये लिखना चाहें तो एग्जाम में लिखे, वरना ये छोड़ सकते हैं। कुछ अदर पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहला, अगर ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट करा माइनर ने और एडल्ट ने, तो आप जानते हो इसमें सारी रिस्क, सारी लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी? एडल्ट की होगी। सेन दास वर्सेस रामचंद्र में केस में डिसाइड हुआ था। इसीलिए अगर एक एडल्ट प्लस माइनर मिलकर किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एडल्ट विल बी लायबल। श्योरिटी फॉर अ माइनर, एक अगर माइनर के लिए किसी ने गारंटी दे रखी हो सकता है ना गारंटी, पापा ने आपके लिए गारंटी दे दी तो पापा होगा श्योरिटी। पापा होगा श्योरिटी। कैसे? आप स्कूल में बहुत मस्ती करते तो एक दिन प्रिंसिपल ने बुला लिया पापा को चमकारी प्रिंसिपल। अब पापा ने क्या बोला? अगली बार ये कुछ भी करे ना तो मैडम आप रेस्टिकेट कर देना, इसको आप सस्पेंड कर देना। प्रिंसिपल ने बोला पक्का? आपके फादर ने बोला मेरी गारंटी, आई एम द श्योरिटी। मतलब एक माइनर के लिए कोई एडल्ट पर्सन श्योरिटी हो सकता है, गारंटर हो सकता है। तो ध्यान रखना, ऐसे में वो एडल्ट व्यक्ति ही थर्ड पार्टी के लिए लायबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्या माइनर को शेयर होल्डर बनाए? ना सर, ना ना ना। ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं? ये अलग से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के अंतर्गत केस लॉ बना के। क्या एक माइनर शेयर होल्डर हो सकता है? नहीं हो सकता सर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है शेयर को परचेस करने के लिए। वेरी गुड। तो क्या करें? गलती से शेयर होल्डर बना दिया तो? ना 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 सर, अगर गलती से शेयर होल्डर बना भी दिया, कंपनी से गलती हो गई तो कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करेगी और माइनर का नाम हटा देगी। एक माइनर अपने पेरेंट के साथ जरूर ज्वाइंट ऑनर हो सकता है। नेक्स्ट, लायबिलिटी फॉर टॉर्ट। टॉर्ट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग, जैसे कि किसी माइनर ने उठा के घर पे पत्थर ही फेंक दिया, दिस इज ऑल्सो अ टॉर्ट। माइनर ने उठा के बैट से किसी के सिर को फोड़ दिया, दिस इज ऑल्सो अ टॉर्ट। इसके लिए माइनर लायबल होता है। बट माइनर लायबल नहीं होगा यदि ये टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है तो। बाकी सारे केसेस में, क्योंकि टॉर्ट अपने आप में एक अलग एक्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स चलता है इंडिया में, उस केस में हम सब लायबल होते हैं, तो माइनर भी लायबल होगा। पर
अगर वो टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट के नेचर का है तो फिर माइनर लायबल नहीं होगा। एग्जाम में सर ये करीब 14-15 पॉइंट हैं, मैंने इसको सिक्वेंसी इंपॉर्टेंस के एंगल से जमाई हैं, आप इनमें से शुरू के 9 पॉइंट लिख सकते हो। चलिए इंपॉर्टेंट हमने सारा याद किया, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष को आपने याद किया और हमने सारे लाइन्स याद किए। माइनर कैन बी ए बेनिफिशियरी में 3 वर्ड लिए, नॉट, प्रिवेंट, प्रोमिसरी नोट, माइनर, इससे आप सेंटेंस बनाओगे। कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, कैन बी ए बेनिफिशियरी विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। प्लीड माइनॉरिटी कैन नॉट बी स्टॉप्ड इवन इफ he has flawlessly represented his age, ये भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, लाइबिलिटी फॉर नेसेसरी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 अलग अलग बातें। क्लेम फाइल कर सकते हो, इन्फोर्सिएबल है, बट माइनर लायबल नहीं है। फॉर एनी प्राइस विच इज एक्सेसिव, फॉर एनी प्राइस विच इज मोर देन द वैल्यू ऑफ नेसेसरीज। फिर 2 कंडीशन पढ़ी आपने, माइनर की लायबिलिटी पर्सनल नहीं है, माइनर की स्टेट लायबल है। उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने जो गुड्स इसको दिए वो रीजनेबली नेसेसरी थे फॉर हिज सपोर्ट इन द स्टेशन ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की ज़रूरतों में उसका ये काउंट होता था। और दूसरा, उसके पास ऑलरेडी ये गुड्स नहीं थे। सर नेसेसरीज का मतलब दैट इज इसेंशियली नीडेड बाय अ माइनर, ये वर्ड आप लिख लेना। लग्जरी नहीं होना चाहिए, कॉस्टली आइटम्स नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी आइटम सप्लाई नहीं होना चाहिए। अब नेसेसरीज कैसे तय होगी? सर इट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफ सोसाइटी टू विच दैट माइनर बिलोंग्स। उसका स्टेटस हमारे लिए डिसिसिव फैक्टर होगा। इसके बाद हमने ये सारे क्राइटेरियाज और चेक किए। आई होप यह आंसर अब आपको अच्छी तरह से याद हुआ होगा, मेरे साथ आपने ये बातें रिपीट की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में सेकंड पॉइंट था माइनर के अलावा वो था साउंड माइंड का व्यक्ति। उल्टा बोले तो एक अनसाउंड माइंड का व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सर वैसे तो दुनिया में हमको सभी पागल दिखते हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे मोदी, चाहे राहुल, सभी पगले दिखते हैं अपने को। तो अपने सिवा बाकी पूरी दुनिया पागल ही है, ऐसा मानना भी चाहिए और ऐसा भरोसा भी रखना चाहिए कि अपन ही सबसे समझदार है। कोई दिक्कत नहीं, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है साउंड माइंड किसको माना जाए, ये हम बताएंगे। कौन कहलाएगा वो व्यक्ति जिसका दिमाग स्थिर है, जो मेंटली कैपेबल है, जो साउंड माइंड का है। स्वस्थ मस्तिष्क हिंदी वर्ड है। पर्सन ऑफ साउंड माइंड सेक्शन 12 के हिसाब से किसको माना जाएगा? सेक्शन 12 के हिसाब से वो व्यक्ति साउंड माइंड का माना जाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को समझे, शर्तों को समझे। जब वो एंटर होता है कॉन्ट्रैक्ट में तो उसको समझ पड़नी चाहिए कि इस कॉन्ट्रैक्ट के क्या इफेक्ट उसके ऊपर आने वाले हैं। अब इंग्लिश में क्या क्या लोगे, ये तो हिंदी हो गया, तो क्या बोलोगे? अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड, उसको माना जाएगा, हो नहीं हो अलग मुद्दा है, माना तो जाएगा। इट्स टू बी सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। इफ कब माना जाएगा? एट द टाइम, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम की बात की जा रही है। ध्यान रखना, एट द टाइम लिखना बहुत जरूरी है। क्यों यार? जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तब मेरा दिमाग बहुत अच्छा चल रहा है, बाद में हो सकता है ना चले, तब मैं बिल्कुल मेंटल कैपेबिलिटी मेरी बहुत अच्छी है, मैं उस समय स्वस्थ स्थिति में हूँ, फिट स्थिति में हूँ, बाद में ना हूँ। इसीलिए आप किस मोमेंट की बात कर रहे हो? जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, एट द टाइम ही मेक्स इट इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। जब वो कर रहा है ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। और दूसरा, फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट, वो समझदारीपूर्ण निर्णय ले सकता है। किस बारे में? जो भी कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहा है उसके इफेक्ट उसको समझ में आते हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट का मेरे ऊपर क्या असर आएगा, मेरे हितों के ऊपर, मेरे इंटरेस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो ये 3 वर्ड बोलो, कौन कौन से लोगे? सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड, इफ एट द टाइम ही इज मेकिंग इट, केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट, इफेक्ट्स ऑन इट्स इंटरेस्ट। इतने वर्ड आपको याद रहेगा तो बीच का जरूर याद रहेगा। इसके अलावा ध्यान से सुनना, 2 केस और लिख के आना जब भी साउंड माइंड का क्वेश्चन आए तो। पहला, एक व्यक्ति जो यूजुअली अनसाउंड माइंड का है। ओ नॉर्मली तो कैसा है? नॉर्मली तो सर पगलाया हुआ है पूरी तरह से, दिमाग काम ही नहीं करता उसका। पर अमावस्या की रात को 12 से 1 बजे के बीच में उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है और वो बस उस 1 घंटे के लिए समझदार हो जाता है। उस 1 घंटे के लिए वो साउंड माइंड का हो जाता है। और मैं बस उसी समय पहुंच गया, मैंने देखा अमावस्या की रात को 12 बजे, चांद दिख नहीं रहा, अंधेरी रात है, और वो व्यक्ति अचानक समझदार हो जाता है। मुझे ये बात मालूम है, मैं उसी समय पहुंच के उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं। बोलो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं? है सर। कब? अगर वो अनसाउंड माइंड का था पर ओकेजनली कभी कभी साउंड माइंड का हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट कब किया मैंने? ही इज ऑफ साउंड माइंड, मैंने उस समय कॉन्ट्रैक्ट किया। ही कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ही मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। अब वो ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। उल्टा भी हो सकता है। नॉर्मली तो आप और मैं साउंड माइंड के हैं, पर कभी कभी पगला जाते हैं, जैसे कि दवाई के नशे में या दारू के नशे में। तो एक व्यक्ति जो ओकेजनली ओकेजनली नहीं, जो यूजुअली कैसा है? साउंड माइंड का है, पर कभी कभार ओकेजनली कैसा हो जाता है? पगला जाता है। कभी कभार सभी पगला जाते हैं। उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्या? नहीं। तो ही कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। तो उल्टा बोलना पड़ेगा, जो पगलाया हुआ है
वो जब साउंड माइंड का हो तो कॉन्ट्रैक्ट कर ले। जो पगलाया हुआ नहीं है पर कभी कभार पगलाता है, तो उस समय जब वो पगलाया है तब कॉन्ट्रैक्ट ना करे। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप एक अनसाउंड माइंड के व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो प्रूव आपको ही करना है कि वो अनसाउंड माइंड का नहीं था जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। क्यों? अरे भाई वो तो पहले से ही पागल है, वो तो कोर्ट में बोल देगा मैं तो पागल हूं, तो कोर्ट मान लेगी। आपको प्रूव करना है कि वो रात को 12 से 1 अमावस्या की रात को फिट होता है, साउंड माइंड का होता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट उसी मोमेंट पे किया गया था। दीज आर द आंसर्स फॉर अनसाउंड माइंड। नेक्स्ट आखिरी, हु आर द पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तीसरी कैटेगरी, पहला था पर्सन मेजर होना चाहिए, दूसरा था पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए, तीसरा था ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो एक्सप्रेसली कौन कौन डिस्क्वालिफाइड है, लाइए उस आंसर को हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के अलावा कुछ लोग डिस्क्वालिफाइड किए गए हैं, उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। एग्जाम्पल, इनकॉम्पिटेंसी अराइज होती है ड्यू टू पॉलिटिकल स्टेटस, जैसे कि कोई एम्बेसडर है, फॉरेन एम्बेसडर्स, फॉरेन सवरेंस, ये अपने मेहमान हैं भैया, इनके साथ आप इंडियन कोर्ट में केस नहीं लड़ पाओगे, इसीलिए गवर्नमेंट मना कर रही है। इन राजदूत से, इन एम्बेसडर्स के साथ, इन मेहमानों के साथ आप केस मत करो, कॉन्ट्रैक्ट मत करो, केस नहीं लगा पाओगे, दिक्कत जाएगी आपको। दूसरा, एलियन एनिमी, आपको मालूम है। तीसरा, कॉर्पोरेशंस, कॉन्विक्स, इंसॉल्वेंट। मुन्ना भाई पहले ही जेल में बैठे, 3 मर्डर करके, वो कन्विक्टेड है, आरोपी है, अब तुम उनके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो तुम्हारा चौथा खून होना ही है फिर तो उनके हाथ से। क्यों कर रहे हो? इंसॉल्वेंट व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो? तो लॉ ने स्पेसिफिकली इन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर रखा है, ड्यू टू पॉलिटिकल स्टेटस, ड्यू टू कॉर्पोरेट स्टेटस, ड्यू टू लीगल स्टेटस। ये अलग अलग रीजंस दिए इन्होंने, इतना ही आंसर सफिशिएंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं फिर मिलूंगा इसके आगे का पार्ट लेके। सेक्शन 10 का अगला एलिमेंट है वो है फ्री कंसेंट, तो देखना पड़ेगा कि फ्री कंसेंट है या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम इस कंटेंट को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आज का पार्ट आपको याद हुआ होगा, मेरे साथ रिपीट कीजिए, रिलर्न कीजिए, आपको डेफिनेटली ये सारे आंसर एज इट इज याद होंगे। अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।